हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। सब्जेक्ट वाइज जीके के क्वेश्चन रहेंगे इसमें 40 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों वो है जो 2025 में ग्रेजुएट हो अंडर ग्रेजुएट हो, ये क्वेश्चन कहीं ना किसी एग्जाम में जो भी 25 में एग्जाम हुए, सारे जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के, वहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। फिर इस पीपीटी को बनाया गया है, वहां से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे और आगे भी बनेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी पता लगेगा और साथ ही साथ आपका जो कंटेंट है, सिलेबस है जीके का, वो भी रिवाइज होगा। आपको आइडिया भी होगा कौन सा आपकी सिलेबस का वो पार्ट है जहाँ पे आपको अधिक फोकस करना चाहिए। वो सारी चीजें आपको यहाँ से आपका पूरा दिमाग खुलेगा और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो आपके आने वाले एग्जाम में इसके बेसिस के ऊपर। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 2 का जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? आपको ध्यान रखना है, नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तब स्थापना हुई थी 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को कवर करता है। बाद में इसे वर्ष 2000 में यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में इसको शामिल किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये है, नाम है इसका नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है, रिप्रेजेंट करता है? कौन सा वो शब्द है? इसका राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं आमर वर्षा। आमर वर्षा जो शब्द है विशेष रूप से दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। ध्यान रखेंगे, मलेरिया प्लाज्मोडियम जीन्स के प्रोटोजोआ परजीवी पैरासाइट के कारण होता है। और ये एक संक्रामक रोग है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जो चिकन पॉक्स है दोस्तों, ये कौन सा रोग है? चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज है या किसने रोग है? ये है एक वायरल रोग, वायरस से होता है ये। उसके अलावा पोलियो, पोलियो एक वायरल रोग, पोलियो भी एक क्या है, वायरल रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड एक क्या है, जीवाणु रोग है, बैक्टीरियल रोग है ये, टाइफाइड। रिपीट कर देता हूँ, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा होता है? मलेरिया। चिकन पॉक्स कौन सा है? चिकन पॉक्स इज ए वायरल डिसीज। पोलियो इज ए आल्सो ए वायरल डिसीज एंड टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल डिसीज, ये आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, 2-3 अप्रैल को एनएस अक्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 अक्षेत्रीय फोरम आरएफएसडी कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 2025 रीजनल फॉर्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आरएफएसडी, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, फॉर द नेस रीजन हेल्ड ऑन अप्रैल 2 to 3। इसका राइट आंसर होगा, इसका आयोजन किया गया था, आपको ध्यान रखना है, द 2025 रीजनल फॉर्म ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आरएफएसडी फॉर द एनएस रीजन वाज हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 2 to 3 इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? आपको ध्यान रखना है, जागर उत्तराखंड में प्रचलित पूर्वजों की पूजा का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। कहाँ पे फेमस है? उत्तराखंड में, यूके में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, अगुआड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे वहां पे भी ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होता है। ये आता है गोवा में, अगुवाड़ा कहाँ पे है? गोवा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगू लान या ग्रेट टुमलुट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान या ग्रेट ट्यूमलुट, ग्रेट ट्यूममुल्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको महाउत्पात, इसके नाम से इसको जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान कह सकते हैं झारखंड झारखंड के छोटा नागपुर का पठार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ एक ये महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। और ध्यान रखेंगे, जो उलगुलान है इसका मतलब होता है महान कोलाहल, या कहते हैं महान उपद्रव। महान उपद्रव इसका मतलब होता है उलगुलान का। किस नाम से जाना जाता है? मुंडा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 8, किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पीएसीएस को डिजिटल बनाना है? इस परियोजना का नाम है, राइट आंसर होगा पीएसीएस, डिजिटलीकरण परियोजना। पीएसीएस डिजिटलीकरण परियोजना इसका नाम है, और इसकी शुरुआत हुई थी 29 जून 2022 में। 29 जून 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस पड़ोसी देश पर 2025 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने का आरोप लगाया? को पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है। ये लगाया था आरोप पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, और भारत ने एक ऑपरेशन इसके उपलक्ष्य में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। पाक अधिकृत कश्मीर के खिलाफ सैन्य हवाई अभियान चलाया था, जिसका नाम क्या है? ध्यान रखना आपको, ऑपरेशन सिंदूर, ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, द ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड ऑन मई 11 ऑन मई 2025 ऑन, कह सकते हैं, या इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन 11 मई 2025 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, जिससे यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय या बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई? इसका अनुवाद या ट्रांसलेशन किया था, राइट आंसर होगा, इनका नाम है दीप भास्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के एआई चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है? विच इंडिया स्टार्टअप अनवील्ड ए सिस्टम टू रन एआई विदाउट एडवांस्ड चिप्स इन अप्रैल 2025? इस स्टार्टअप का नाम है, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका, इस स्टार्टअप का नाम है ऑप्शन सी, जीरो लैब्स। जीरो लैब्स। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? इसका साक्ष्य है या एविडेंस माना जाता है, ध्यान रखेंगे, भूकंपीय तरंगों का व्यवहार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भूकंपीय तरंगों का व्यवहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्मिक वेव बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 14, 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अकॉर्डिंग टू डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, और भारतीय वायुसेना में इसको शामिल किया गया था, और जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ऑपरेशन सिंदूर, जो था पाकिस्तान में जो घुसपैठी है उनके खिलाफ खिलाफ इस सिंदूर ऑपरेशन को संचालित किया गया था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, कह सकते हैं, इस सिस्टम का नाम है, जो जब मतलब कि जिसने डीआरडीओ ने जिसकी तारीफ की थी कि इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नाम था इसका आकाश तीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आकाश तीर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, जिससे अधिक ट्रेनें सुरक्षित और कुशलता पूर्वक चल सकें? इसको ध्यान रखेंगे, इसको कुशलता पूर्वक इसको
कह सकते हैं ट्रेनें सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सकें, इसको जो शहर है दोस्तों, जो जिसके शहर की ट्रेनों में इसका कह सकते हैं यूज किया गया है कवच 5.0 का, ये किया गया है मुंबई की ट्रेनों में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मुंबई की ट्रेनों में इसका यूज किया गया है इंप्रूव करने के लिए सेफ्टी एंड एफिशिएंसी को। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अल दफरा एयर बेस पर निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय या वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ये भाग लिया गया था भारतीय वायुसेना आईएएफ ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अल दफरा एयरबेस पर आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास जिसमें भाग लिया गया था, इसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 10। नाम क्या था इसका? डेजर्ट फ्लैग 10, इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, सातवीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारे की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, और केंद्र को जो कानून बनाने का अधिकार है ये है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। इसमें वो सारे सब्जेक्ट आएंगे जिसपे केंद्र सरकार या कहते हैं संसद कानून बनाएगी। विशेष शक्ति प्राप्त है संसद को या केंद्र सरकार को, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, इस टाइप के इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm बाय 52 कैलिबर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे बोलते हैं ATAGS, की खरीद के लिए किन दो कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने। इन दो कंपनियों का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत फोर्ज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? इंग्लिश में करते हैं, देखो साइंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड? कौन सी क्वांटिटी है जो अनचेंज रहेगी जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है? आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फोर्स जो भी एक्ट होगी चार्ज के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के। इसका मतलब ये होता है मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल पार्टिकल के ऊपर काम नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल के ऊपर काम नहीं करता। और वर्क डन क्या होता है? ये होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों वर्क डन जीरो, ये जीरो होगा, कह सकते हैं फोर्स जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो आता है तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय या बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से परे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में शामिल नहीं है? मतलब कौन सा डायमेंशन इसमें शामिल नहीं है MPI में? मल्टी डायमेंशनल पावर इंडेक्स में कौन सा वो आयाम है, वो डायमेंशन है जो शामिल नहीं है जिससे गरीबी रेखा को मापा जाता है? इसमें जो डायमेंशन नहीं होता, ये नहीं होता, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन बी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इसमें MPI को मापने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, पंबन बंदरगाह, पंबन पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है?
पंबन बंदरगाह दोस्तों, पंबन बंदरगाह या पोर्ट ये स्थित है तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये जोड़ता है तमिलनाडु का शहर है मंडपम, इस शहर को रामेश्वर से ये जोड़ता है तमिलनाडु के। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट के को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7,000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, मतलब इसमें इसके तहत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जो पहले 7,000 मीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़ाई या चोटी पर चढ़ चुके हैं। और ये नियम बनाया है किसने? नेपाल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है? द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है, कौन सा केमिकल है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है? आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्री में इस मेथड का यूज किया जाता है। हाई कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए, बनाने के लिए, H2SO4 को, H2SO4 को ऑब्टेन करने के लिए, हाई कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड को कह सकते हैं ऑब्टेन करने के लिए इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया है? इस टूल का नाम है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग टूल है, इसका नाम है, राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट, न्यू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग टूल का नाम है दोस्तों, जो कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी पद्धति उदारवादी के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? इस पद्धति का नाम है, राइट आंसर होगा दैट इज याचिका और प्रार्थना। पेटिशन एंड प्रेयर इज द बेस्ट मेथड या कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टराइज बाय द अप्रोच ऑफ द मॉडरेट्स। याचिका और प्रार्थना जो पद्धति है उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है, माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय लेखक या लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है, हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका जिनका नाम है बानू मुश्ताक, किसको दिया गया है? बानू मुश्ताक, मुश्ताक को दिया गया है। इनका पूरा नाम है बानू मुश्ताक। ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भारती के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दीपा भारती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय सब्जेक्ट्स भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को, जिसे हम कहते हैं मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो विषय थे जो दिए गए थे भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे, उनका नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज शिक्षा और स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी थी? उस टाइम पे जो मेन कमी क्या थी? उच्च बेरोजगारी थी और निर्धनता मतलब की गरीबी थी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कारक फैक्टर नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो झील, रिवर्स कोर्सेज। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑक्सबो झील या गोकुर झील, इसका निर्माण कैसे होता है ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सबो झील एक यू टाइप की शेप होती है इस झील की, इस लेक की, जो तब बनती है जब मुख्य नदी से एक प्रवाह कट बन जाता है, जिससे पानी फ्रीडमली या कहते हैं अपने स्वतंत्र रूप से बहने लगता है। और ये ज्यादातर तब होता है जब नदी समतल मैदान से होकर बहती है। बाहरी तटों पर निरंतर कटाव होगा और आंतरिक तटों पर तलछट के जमाव के कारण समय के साथ नदी का घुमाव अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इससे एक सांप जैसी एक संकरी शेप बन जाती है और पानी सीधा बहता है, सीधा रास्ता, ये जो शेप है सांप जैसी संकरी शेप बन जाती है, ये सीधा रास्ता बनाएगी और पानी बहता रहेगा। और फिर इसी तरह से निर्माण हो जाता है, इसी को बोला जाता है फिर आखिरी में ये बन जाती है गोकुर झील या ओक्सबो लेक। राइट आंसर होगा इसका। देखो इसमें क्या है, बाह्य मतलब बाहरी किनारों पर पार्श्व अपरदन मतलब कटाव होना, और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण होना। ये अपने आप में ठीक है, हिंदी में तो ये है, लेकिन इसने जिसने भी मान लो ये स्लाइड बनाई है, इसने दोस्तों इसका ये वाला इंग्लिश वाला ये आएगा इसमें। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या है इंग्लिश का, लेटरल इरोजन ऑन आउटर बैंक्स एंड द डिपोजिशन ऑन द इनर बैंक्स। तो ये आना चाहिए इसका मतलब, कहने का मतलब ऐसे था, जैसे ये हिंदी में ये होगा और इंग्लिश में ये नहीं होगा, इंग्लिश में होगा ये। ठीक है, उसने मिसमैच कर दिया, हिंदी में ये होगा और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, लेटरल इरोजन मतलब अपर्दन ऑन द पार्श्व अपर्दन, लेटरल इरोजन मतलब कि पार्श्व अपर्दन ऑफ द आउटर बैंक्स एंड डिपोजिशन ऑन द इनर बैंक, एंड आंतरिक किनारों पर निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। तो ये आप देख लीजिए, इसमें ये होगा इसका राइट आंसर, मतलब ये दोनों इंग्लिश में ये और हिंदी में ये। क्वेश्चन नंबर 30, एचडीआई में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू मेजर ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? जीवन स्तर को सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए यूज किया जाता है एचडीआई में पीपीपी यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति जीडीपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग शॉर्टकट लिंक एंड डेस्कटॉप विजुअल लेआउट? आप ध्यान रखेंगे, जो विंडो सेल है, विंडो सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द यूजर्स डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू एंड विजुअल लेआउट ऑफ शॉर्ट लिंक एंड अदर आइकन। इन सभी को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विंडो सेल। विंडो सेल रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर मैनेजिंग शॉर्टकट लिंक एंड डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुकुमार सेन। प्रेजेंट में भी आपको याद रखना है, अभी कौन है प्रेजेंट में भी आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट में है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार इनका नाम है, और कौन से नंबर के हैं आपको ये ध्यान रखना है, ये हैं 26वें नंबर के, 26 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया जाता था। ये शासनकाल था, आपको ध्यान रखना है, अकबर के शासनकाल के दौरान। अकबर के शासनकाल के दौरान सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति के सिद्धांत का पालन किया गया, जिसमें सुन्नी और शिया एक मस्जिद में और ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक एसडीआई मानक सर्वाधिक था? कौन सा स्टेट है जिसका एसडीआई हाईएस्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जिसकी रैंकिंग हाईएस्ट थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है केरल। केरल और उत्तराखंड ने 79 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था 2023-24। राइट आंसर होगा ऑप्शन
फर्स्ट केरल। लगातार केरल कुछ सालों से क्या है, टॉप पे है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने अपने बिजली पावर अवसंरचना को बढ़ाने और डैश तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की एक व्यापक योजना को अनावृत किया गया है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इंडिया हैज अनवील्ड ए comprehensive plan worth 9.15 lakh crore to enhance its power infrastructure and meet a project demand of 458 gigawatt by। इसको 458 गीगावाट तक करने का जो लक्ष्य है, टारगेट है, ये है ऑप्शन सेकंड, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 36, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा, ये है, ध्यान रखेंगे आप, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर होगा कौन सी अनुसूची में? 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है, जिसका विश्व प्रीमियर 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान कांस फिल्म मार्केट में हुआ था? हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फिल्म तानवी? इसके डायरेक्टर का नाम आपसे पूछा है। द ग्रेट विच हैड इट्स वर्ल्ड प्रीमियर एट द कैनस कैंस फिल्म मार्केट, कांस, इसकी स्पेलिंग है दोस्तों कैन, ये है कैंस फिल्म मार्केट, ड्यूरिंग द 70th कैंस फिल्म फेस्टिवल इन 2025। इसके डायरेक्टर का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण राव। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है? इस फिल्म का नाम है, जो पहली पूर्ण मतलब कि पहली रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली जो फिल्म है, इस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म थी जो दादा साहब फाल्के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था, निर्देशित किया गया था, और 1913 में ये रिलीज हुई थी। नाम है राजा हरिश्चंद्र। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्टकट की कंट्रोल+S क्या करते हैं? कंट्रोल+S का यूज करते हैं हम किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए दोस्तों, फाइंड आउट के लिए या गो टू के लिए कंट्रोल+F का यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑल द कंटेंट के लिए कंट्रोल+A का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्टार्ट ए न्यू पेज के लिए हम कंट्रोल+N का यूज करते हैं। सेव के लिए कंट्रोल+C का यूज करते हैं, ये पूछा गया है किसी भी डॉक्यूमेंट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आपको कोई भी फाइल डिफरेंट लोकेशन पे सेव करनी है, सेम फाइल को, या डिफरेंट लोकेशन पे आपको सेव करना है सेम फाइल को, तो हम यूज करते हैं ऑप्शन सेव हैज का।